नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी जेई जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस की हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें थर्मोडायनेमिक्स 2008 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो से जो ये वीडियो सीरीज़ में चला रहा हूँ इससे मेरा एक ही माध्यम है कि आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें ताकि आप और ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। ठीक है, आपका दिमाग भी इन क्वेश्चंस पे चलेगा तो आप बेहतर इन चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल जो है उसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर वीडियोस प्रोवाइड करी जाती हैं। साथ ही साथ जो लेटेस्ट जॉब्स निकल रही हैं हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वो आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एसएससी जेई 2008 के थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस। तो अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन पे आएँ, हाँ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्या डिफाइन करता है। तो आपको पता है यार, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहली बात क्या देता है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट देता है। ठीक है, आपको पता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर ए बॉडी है वो सी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और वही जो है वो सी बॉडी जो है वो किसी बी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ए और बी जो हैं वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। ठीक है, तो यहीं से कंसेप्ट जो मिलता है वो किसका मिलता है, टेम्परेचर मेजरमेंट का कंसेप्ट आपको मिलता है। ठीक है, टेम्परेचर की जो मेजरमेंट होती है उसका कंसेप्ट आपको यहाँ से मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो सी ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, सी बॉडी है, उसको एक थर्मोमीटर से रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये ऑब्जेक्ट 2 है और ये ऑब्जेक्ट 3 है। अगर ये 2 ऑब्जेक्ट जो है वो इस ऑब्जेक्ट 1 के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ऑब्जेक्ट 3 जो है वो इस 1 के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। ठीक है, अगर पूछा जाए तो आपको बता सकते हो कि जीरोथ लॉ जो है वो किसका कंसेप्ट देता है। एक तो या तो ऑप्शन में आपको थर्मल इक्विलिब्रियम मिलेगा या फिर आपको टेम्परेचर मिलेगा, तो कोई भी आप टिक कर सकते हो। यहाँ पे टेम्परेचर था ऑप्शन में तो हमने वो टिक किया है। ठीक है, अच्छा, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और बता दूँ आपको, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपको किसका कंसेप्ट देता है, वो इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट देता है। ठीक है, कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट लॉ किसका कंसेप्ट देता है, तो वो इंटरनल एनर्जी का है। और अगर बाय चांस ये पूछ ले कि सेकेंड लॉ किसका कंसेप्ट देता है, तो वो जो है वो एंट्रोपी का कंसेप्ट देता है। ये आपको बहुत ज़रूरी दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ ये तो मैंने आपको बता देता हूँ, जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो R.H. फाउलर ने 1931 में दी थी और उसकी स्टेटमेंट तो आपको पता ही है क्या होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैस इज गिवन बाय, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैस कौन सी है इनमें से, जहाँ पे आपको एक ये इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि यहाँ पे जो V है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, और M जो है वो मास रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होती है। तो जब आप वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर देते हैं तो उसको वो क्या हो जाती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, जब उस प्रॉपर्टी को आप मास से डिवाइड कर देते हो। जैसे कि मान लो स्पेसिफिक एंथैल्पी की मैं बात करूं, ठीक है, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या हो गया, जब आप एंथैल्पी को मास से डिवाइड कर देंगे, यानी कि किसी भी चीज़ की जब पर यूनिट मास की वैल्यू आप लेते हैं तो वो क्या होती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। चलिए अब आपको यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैस का क्या मतलब है, ये आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर रहा है।
तो अब बच्चे क्या करेंगे भाई, सीधा उनको बी ऑप्शन दिखेगा, PV इज इक्वल टू MRT, उन्होंने यही पढ़ा हुआ है, तो वो बी को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, खुश हो जाएंगे कि वो सही करके आए हैं। पर एक्चुअल में अगर आप बी ऑप्शन टिक करते हो, वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यार, अगर जनरल इक्वेशन की बात करूं तो PV इज इक्वल टू MRT होता है, ठीक है। पर इस इक्वेशन में जो V होता है ना, वो क्या होता था, आपका वॉल्यूम होता था, ठीक है। पर यहाँ पे जो V दे रखा है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है, ठीक। तो अगर मैं क्या करूँ, PV इज इक्वल टू MRT है आपका, इस M को मैं क्या ले जाता हूँ, इसके नीचे ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, PV बाय M इज इक्वल टू RT। अब आप देख सकते हो ये तो क्या बन गया आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। अभी यहाँ पे ये V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या बन गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम बन गया। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जब टर्म यूज करी जाती है तो PV इज इक्वल टू RT ही बचता है आपका बस, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये V क्या डिनोट कर रहा है, आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका A ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, B ऑप्शन रॉन्ग होगा, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे देखना है कि V किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और फॉर्म ऑफ जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, PV इज इक्वल टू NRT भी आपने देखी होगी। तो इसमें और जो PV इज इक्वल टू MRT है, ये वाली जो इक्वेशन है, इनमें क्या डिफरेंस है। बहुत बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं। देखो यार, ये वाली जो इक्वेशन है ना, N वाली, इसमें N क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स होता है। और ये जो R है यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में, ये R नहीं होता, एक्चुअल में R बार होता है। R बार का क्या मतलब है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक। ये चीज समझ में आ गई। और ये वाली जो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू MRT, वहां पे P तो प्रेशर है, V वॉल्यूम है, यहां भी P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, यहां भी P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। M क्या है, यहाँ पे मास है, और R जो है आपका वो क्या है, यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, ठीक है। R क्या है आपका, गैस कांस्टेंट। यहाँ पे R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ गैस कांस्टेंट है। और अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूं, R इज इक्वल टू क्या होता है, R बार डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। यानी कि जब आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को जो भी गैस है उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, गैस कांस्टेंट मिल जाता है उस पर्टिकुलर गैस के लिए, ठीक है। आई होप आपको अब सारी आइडियल गैस इक्वेशन समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ अ स्टीम इज, तो यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात करी गई है, तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक। जब भी आपका, मान लीजिए मैं बॉयलर की बात करूं, ठीक है, जहाँ पे वाटर आपका बॉयल होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो जब वाटर बॉयल होके स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, तो होता क्या है कि थोड़ा जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो भी उस स्टीम में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एक तो स्टीम हो गई, मान लो जैसे ये पूरा आपका बॉयलर है, ठीक है, यहाँ पे वाटर है जो कि बॉयल हो रहा है, यहाँ पे आपका स्टीम है, उसके साथ साथ क्या होता है, बहुत छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स भी क्या होती हैं, इस स्टीम के साथ प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, वाटर वेपर बोल देते हैं। तो ये जो स्टीम यहाँ पे बनी है हमारी पूरी की पूरी, इसको पूरी तरीके से ड्राई नहीं बोल सकते हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका स्टीम भी है और प्लस आपका वाटर वेपर भी है, ठीक है। तो अगर आप ये बताना चाहते हो भाई ड्राइनेस फ्रैक्शन, आप खुद सोचो ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्राइनेस टर्म यूज करी जा रही है। इसका मतलब क्या है कि आप ये देखना चाहते हो कि स्टीम में कितने परसेंट वाटर वेपर प्रेजेंट है, कितने परसेंट स्टीम प्रेजेंट है, मतलब प्योर स्ट्रीम, ड्राई स्ट्रीम आपकी प्रेजेंट है, कितनी परसेंट वाटर कंटेंट उसमें अभी भी अवेलेबल है। तो कुछ वो चीज आप यहाँ पे मेजर करना चाह रहे हो, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रीम ड्राइनेस फ्रैक्शन इज द क्वांटिटी is used to quantify the amount of water within the steam, यानी कि जो स्टीम आपके पास अवेलेबल है उसमें कितने प्रतिशत पानी आपका अवेलेबल है, कुछ वो मेजर जो है वो आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन इंडिकेट करता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं मानूं यहाँ पे बात करता हूँ कि 10% वाटर वेपर प्रेजेंट है जो स्टीम है उसमें और 90% वो ड्राई है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना हो गया भाई, जितनी वो ड्राई है उतना परसेंटेज क्या हो गया आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन हो गया। और अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की बात करूं तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना अमाउंट ऑफ वहां पे ड्राई स्टीम है, मास ऑफ ड्राई स्टीम। देखो जैसे यार ये पूरा मिक्सचर है आपके पास यहाँ पे, जिसमें ड्राई स्टीम भी है, वाटर वेपर भी है, ठीक है। तो आपको ड्राई स्टीम का मास ऊपर रखना है प्लस टोटल मास जो है वो नीचे रखना है, ठीक है, टोटल मास ऑफ मिक्सचर। अब टोटल मास ऑब्वियस सी बात है यार, टोटल मास क्या होगा भाई, जो स्टीम का मास है प्लस जो वाटर वेपर का मास है, तो वहां से आपका क्या आया, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ गई, मास ऑफ स्टीम डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर वेपर। ये ड्राइनेस फ्रैक्शन आ गया कि कितने प्रतिशत आपका, एक तरीके से ये सोच सकते हो कि वाटर कितने प्रतिशत पानी जो है आपका स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मान लो ड्राइनेस फ्रैक्शन 100% है तो आपका प्योर स्टीम अवेलेबल है आपके पास, ठीक, समझ गए, उसमें उस स्टीम में कोई भी वाटर का कंटेंट नहीं है। तो अब ये जब आपने समझ लिया है तो अब देख लो भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका मैच करता है। तो अगर आप सी ऑप्शन देखोगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मास ऑफ ड्राई स्ट्रीम डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर वेपर इन दी सस्पेंशन। यहाँ पे सस्पेंशन मतलब एक तरीके से मिक्सचर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, ठीक। तो ये क्वेश्चंस थे 2008 में जो थर्मोडायनेमिक्स में पूछे हुए हैं, ज़्यादा नहीं थे, मैंने आपको ये करा दिया। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ ईमेल भी कर सकते हैं हमें, ठीक है। थैंक यू।